हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। जो कि आपको हम बताए थे कि अब एक बैच आ गया है जिसका नाम है अंतिम प्रहार बैच, जिसमें आपको क्लासेस हर रोज अब कराए जाएंगे। 30 दिन तक लगातार क्लासेस चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपको साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी, संस्कृत सारे सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स बन चुका है, जिसमें सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जो कि आपको हम बताए थे पहले ही वीडियो में कि साइंस एसएसटी हम पढ़ाएंगे जो कि रंजन सर हैं, और हिंदी संस्कृत आपके सोनू सर पढ़ाएंगे, और मैथ गुरु विकास सर मैथ खुद ही पढ़ाएंगे। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो बैच का नाम है अंतिम प्रहार बैच है, जिसके नाम से एक बैच भी बन चुका है आपका, जो कि ऐप पर जाकर देख सकते हैं। ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस का ऐप पर जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं उस चीज को। अब देखिए कि आज आपको हम बताने जाएंगे कि साइंस का सिलेबस क्या है, और साइंस में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो देखिए कि किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन अत्यधिक पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम अच्छा जाएगा। तो वो टॉपिक आपको हम आज बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, कि कौन कौन से टॉपिक आप अगर कर लेते हैं तो उससे एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो साइंस है जो 3 पार्ट में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लास से पहले इसलिए आपको टॉपिक क्लियर कराना चाहते हैं क्योंकि आपको टॉपिक पहले तो पता हो कि क्या क्या टॉपिक है साइंस में। कितना बच्चे को तो अभी तक टॉपिक ही नहीं पता होगा क्या क्या टॉपिक है, तो इसलिए पहले टॉपिक क्लियर करा देते हैं। इसके बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आज से। देखिए जो कि साइंस जो 3 पार्ट में बच चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपको एमबीबीआई टॉपिक कौन कौन सा है जो आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा आएगा। तो देखिए पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रकाश का प्रवर्तन, और सेकंड है आपका प्रकाश का अपवर्तन, और थर्ड आपका मानव नेत्र होता है, और फोर्थ चैप्टर आपका होता है विद्युत धारा, और 5 चैप्टर होता है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रवाह। तब ये सारे टॉपिक है जो एमबीबीआई, इससे देखा गया है हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक को आप अगर उठाकर एक बार देखते हैं तो ये सारे टॉपिक एमबीबीआई आपको देखने को मिलेगा। अत्यधिक से अत्यधिक क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहले तो आपका है कि प्रकाश का परिवर्तन, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बहुत अधिक सब्जेक्टिव पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहे हैं एग्जाम। अब सेकंड चैप्टर आपका प्रकाश का अपवर्तन जो हम कराएंगे आपको, विद्युत धारा कराएंगे, उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे आपको। अब आ जाइए रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे तो आपको बताना चाहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि एकदम अच्छे से क्लियर कराएंगे। अब सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका अम्ल, भस्म एवं लवण, जिससे भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाता है धातु एवं अधातु। इसका क्या होता है कि धातु का भौतिक गुण पूछता है, धातु का रासायनिक गुण पूछ देता है, और अधातु का भौतिक और रासायनिक गुण पूछ देता है। तो ये भी सब्जेक्टिव में देखने को क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही मिलता है। उसके बाद आ जाता है कार्बन तथा इसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को कुछ मिलता है हमको। अब इधर आ जाइए तो ये जीव विज्ञान है। तो बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फर्स्ट टॉपिक आपका है जैव प्रक्रम पढ़ना, सेकंड आपका है श्वसन, थर्ड आपका परिवहन है, फोर्थ उत्सर्जन है, 5 आपका हो जाता है नियंत्रण एवं समन्वय, फोर्थ हो जाता है आपका मेरे प्यारे बच्चों जनन। जो एमबीबीआई टॉपिक है ये सारे टॉपिक में से, यानी कि इससे बहुत अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जनन से, सिर्फ अकेले जनन से पूछा जाता है। अब देख लीजिए अनुवंशिकता तथा जैव विकास पढ़ाएंगे आपको। हमारा पर्यावरण, अगर टाइम मिले तो हम पढ़ा देंगे हमारा पर्यावरण, नहीं तो जो एमबीबीआई टॉपिक होगा उसी को कवर करने की कोशिश हम इसमें करेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो इसको, ये टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिए एक बार, और आगे हम लोग अब देखते हैं।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को हम पहले बताए थे कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। और अब हम आपको फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रवर्तन में ये सारे टॉपिक आपको कवर अभी हम कराएंगे, जो कि इसमें आपको हम ये भी बता देंगे कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो पहले देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का ही नाम है क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका पहले के प्रकाश क्या है, आपको पहले प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का नाम है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तब प्रवर्तन क्या है समझ में आएगा। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश मेरे प्यारे बच्चों एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ होंगे। प्रकाश ही एक ऐसा ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चों जो दुनिया के हर वस्तु को देखने में मदद कराती है। अगर ना हो प्रकाश तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये आपका प्रकाश है, तो आपको पता होना चाहिए, इसे तो एग्जाम में बहुत कम ही पूछते हैं। अब देखिए प्रकाश है तो प्रकाश का कहीं भी ऑरिजिन होगा, स्रोत होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से तो ये आता होगा। देखिए जहां से प्रकाश निकलता है मेरे प्यारे बच्चों वही क्या होता है, प्रकाश स्रोत होता है। तो प्रकाश स्रोत तो मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार की हो जाएगा, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। देखिए प्राकृतिक में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्राकृतिक रूप से क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा जो प्रकाश हमें देता है। अब मानव निर्मित, तो मानव निर्मित में बल्ब हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। तो ये देख सकते हैं आप। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी उपस्थिति में हमें दुनिया के हर वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्या अनुभूति प्राप्त होती है दुनिया के। अगर प्रकाश न हो मेरे प्यारे बच्चों तो दुनिया के हम किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ होंगे। तो इस इतना बड़ा याद नहीं आपसे होता है तो सिंपल में भी आप लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम दुनिया के हर वस्तु को देख पाते हैं। और आप बता दिए कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत वो है जहां से प्रकाश निकलता है। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो सकता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सूरज हो जाएगा, और मानव निर्मित में बल्ब, लैंप, ये सब जो मानव के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, तो आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो। क्या, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। तो क्या हो जाएगा इसमें आत्मदीप्त पदार्थ में, तो सूरज हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं उत्सर्जित पदार्थ हो, जो कि स्वयं अपना क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। तो जैसे में सूरज हो जाएगा और तारा हो जाएगा। अब अदीप्त पदार्थ, तो अदीप्त पदार्थ उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे में हो जाएगा, आपको बता देना चाहते हैं कि टेबल हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है कि सूर्य का ही क्या होता है कि सूर्य, जब आप लोग ग्रह उग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सूर्य जब अलग होता है तो उसका क्या कि उसी का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो हम लोग को पता चलता है कि चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब देखिए किरण, किरण किसे कहते हैं, तो किरण मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं तो जिस पथ पर प्रकाश चलता है और जिस दिशा में चलता है मेरे प्यारे बच्चों उसी दिशा को किरण कहते हैं। किसे कहते हैं, तो किरण उसे कहते हैं प्रकाश जिस पथ पर चलता है और जिस दिशा में चलता है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अदीप्त पदार्थ क्या है।
तो आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक टॉपिक आता है एग्जाम में, ये पूछने वाला टॉपिक है जो कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसको ठीक से समझिएगा। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण होता है कि एक समूह में आ जाए तो वो एक किरण पुंज का आकार ले लेती है। तो किरणों के समूह को कहीं क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए ये किरण पुंज है जो 3 प्रकार के हैं मेरे प्यारे बच्चों, समानांतर, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। अब समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा कि समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो समानांतर किरण पुंज उसे कहेंगे जो कि सारे किरणें होगा कि एक समान होगा। वे सभी किरणें जो एक समान हो उसे ही क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अभी सारे किरण पुंज उसे कहेंगे जो सारे किरणें होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु पर आकर क्या होगा, जमा होगा, उसी को कहते हैं समानांतर अभी सारी किरण पुंज कहते हैं। जो कि में क्या होगा कि प्रकाश की किरण सभी होगा कि एक बिंदु पर आकर जमा होगा, तो उस प्रकार के किरणों को हम कहेंगे अभी सारी किरण पुंज कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए समानांतर और अभिसारी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपसारी किरण पुंज क्या होगा, तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी सारी किरणें। क्या होगी, एक बिंदु से निकलती हुई सारी किरणें प्रतीत होगी। तो ये था आपका किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार था जो कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार आपको बताते हैं जो समझिएगा ठीक से। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। एकदम आराम से समझिएगा। समानांतर किरण पुंज उसे कहेंगे जो कि सारी किरणें समान होगी, और अभिसारी किरण पुंज उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसमें क्या होगा कि एक बिंदु पर सारी किरणें होगा क्या कि आकर जमा होगा, आकर जमा होगा, एक बिंदु होगा वहां पर सारी किरणें आकर एक पॉइंट पर जमा होगा, तो उस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अब रह गया अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी सारी किरणें। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। इसको ठीक से समझिएगा कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों सूर्य और हमारे नेत्र, मान लीजिए कि ये नेत्र है, सूर्य और हमारे नेत्र के बीच में जो माध्यम बनता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। सूर्य और हमारे नेत्र के बीच जो माध्यम एक होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रकाशीय माध्यम में जो 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों समांगी माध्यम क्या है, तो समांगी माध्यम उसे कहेंगे जिसका गुण बनावट एक समान हो, तो उसे हम कहेंगे समांगी माध्यम। अब विषमांगी माध्यम किसे कहेंगे, तो विषमांगी माध्यम उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसका गुण बनावट एक समान नहीं होगा। समांगी माध्यम उसे कहेंगे जिसका गुण और बनावट एक समान हो। अब विषमांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम उसे कहेंगे जिसका गुण बनावट एक समान न हो। समान न हो, तो ध्यान रखिएगा प्रकाशीय माध्यम उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे नेत्र और सूर्य के बीच में जो माध्यम बनता है उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार की होती है, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसका गुण बनावट एक समान हो, और विषमांगी माध्यम उसे कहेंगे जिसका गुण बनावट एक समान नहीं होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश के गमन के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार की होती है। तो इस टॉपिक को समझिएगा ठीक से। इसमें है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी।
तो ठीक से देखिएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। अब समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और परभासी पदार्थ क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जो पुनःतः प्रकाश की किरणें पुनःतः पार करेगी, यानी कि पूरा पूरा पार करेगी। वे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें पुनःतः पार करे उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे में क्या हो जाएगा कि जल हो जाएगा। जल से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि पूरा पूरा प्रकाश निकलता है। आप लोग एक कर भी घर पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कांच हो जाएगा। ये दो चीज से है कि प्रकाश क्या होता है कि पूरा पूरा निकलता है पुनःतः, यानी कि पूर्ण रूप से एकदम प्रकाश की किरणें पार करते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, जिससे पुनःतः प्रकाश की किरणें नहीं पार होती है। वे वस्तु जो जिससे पुनःतः प्रकाश की किरणें न पार करती है, एकदम नहीं पार करेगा इससे। अब देखिए तीसरा प्रकार होता है पारभासी पदार्थ। इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें पार करता है। किस रूप से, आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा। तब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा या घिसा हुआ कांच हो जाएगा। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच हो जाएगा पारभासी में। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में यहाँ तक आया होगा। नहीं तो एक बार फिर से हम आपको धीरे धीरे क्लियर करवाते हैं। देखिए प्रकाश तो आपको हम बताए ही थे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है या एक शक्ति है जिसकी सहायता से हम दुनिया के हर वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब प्रकाश स्रोत क्या है, जहां से प्रकाश निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों वही तो प्रकाश स्रोत होगा ना। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सूरज हो जाएगा, और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, तो लैंप हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये सारी चीजें। अब देखिए आपको बताए थे कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे ही आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सूरज। सूरज क्या है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब अदीप्त पदार्थ, तो अदीप्त पदार्थ में थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग है। ये क्या है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, किसी दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे में चंद्रमा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हो जाएगा टेबल, लैंप, ये सब के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये सब चीजें आ जाएगा अदीप्त पदार्थ में। अब देखिए किरण, तो आपको बताए थे कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण उसे कहते हैं जिस पथ पर प्रकाश चलता है और जिस दिशा में चलता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं किरण। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बहुत सारे किरणों के समूह एक समूह में आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि किरण पुंज कितने प्रकार के हैं। तो किरण पुंज मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से 3 प्रकार की होती है, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। तो समानांतर किरण पुंज उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो समानांतर रूप से सभी किरणें हो। अब अभिसारी किरण पुंज उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसमें क्या होगा कि हम बताए थे यहाँ पर आपको कि एक बिंदु पर सारी किरणें क्या होगा कि इकट्ठा होगा आकर। अब अपसारी किरण पुंज उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो एक बिंदु से निकलते हुई सारी किरणें प्रतीत होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक क्या बताए थे कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो उस माध्यम को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम जो हमारे नेत्र और सूर्य के बीच में एक माध्यम बनता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। उसके बाद भी बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएं कि प्रकाशीय माध्यम मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। तो अब ये भी हम आपको बताए थे कि समांगी माध्यम किसको कहते हैं और विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो समांगी माध्यम उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसका गुण बनावट एक समान हो, और विषमांगी माध्यम उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसका गुण बनावट एक समान न हो।
अब देखते हैं कि उसके बाद आपको हम बताए थे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार की होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ 3 प्रकार की होती है। पहला क्या आप बताए थे, पारदर्शी, सेकंड अपारदर्शी और थर्ड पारभासी। तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो जिस वस्तु से पूर्ण रूप से प्रकाश की किरणें क्या होता है, पार कर जाता है। तो क्या है, जल हो जाएगा और कांच हो जाएगा। और अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिससे पूर्ण रूप से प्रकाश की किरणें पार एकदम नहीं करता है, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अब पारभासी पदार्थ क्या हो जाएगा, तो पारभासी पदार्थ वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से निकलता है, तो वो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पारदर्शी में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पारभासी में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी टॉपिक कुछ कुछ है। तो इधर देखिए आपका टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो इसको एकदम बढ़िया से समझिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पर इसका पिक्चर बनाना होगा तब आपको समझ में आएगा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरणें आता है, एक परावर्तक सतह होता है। देखिए एक परावर्तक सतह है जिसमें प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। प्रकाश की किरणें आई और अपने माध्यम में ही लौट गए। ये जो घटना हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि MVBI क्वेश्चन है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे किरण होता है कि आने वाली किरण का क्या नाम है, जाने वाले किरण का क्या नाम है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रवर्तक सतह पर आती है किरण उसको नाम है आपतित किरण और जो जाता है उसको नाम है परावर्तित किरण, और ये होता है प्रवर्तक सतह। ये आपका हो जाएगा आपतित किरण, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों परावर्तित किरण, और ये बीच में एक अभिलंब होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पर ही हम समझाते हैं जो ठीक से समझिएगा। ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच एक कोण बनता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम हो जाता है आपतन कोण, जिसको स्मॉल आई से सूचित करते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसका नाम होता है परावर्तन कोण मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्या अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और ये परावर्तक सतह होता है। तो पहले ये समझ में आपको आया कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर न समझ में आया तो फिर से एक बार ध्यान से देखिए। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर अपने माध्यम में ही लौट जाती है तो इसी घटना को मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये क्या है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसलिए सारी चीजों को डिटेल्स में नहीं लिखा रहे मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इसका नोट्स आपको सही तरीका से आपको भेज दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम एक टॉपिक का अगर सारा डिफिनेशन लिखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा जिसके कारण आपको बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा कि इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा, उसके बाद इसका नोट्स जो ऐप पर प्रोवाइड कराया जाएगा उस पर जाकर डाउनलोड कर ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस का है, उसमें आपको इस सारे का क्या होगा कि डिफिनेशन हम लिखकर आपको उसमें डाल देंगे जिससे आपको आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीका से और याद कर लीजिएगा। तो दो टॉपिक आपको बता दें, यहाँ पर किरण पुंज और एक यहाँ पर आपका प्रकाश का प्रवर्तन, ये दोनों MVBI टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, उसको क्लियर हम कराएंगे।
तो यहाँ पर अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब टॉपिक है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार की होती है। तो प्रकृति के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों परावर्तक सतह दो प्रकार की होती है, नियमित रूप से और अनियमित रूप से। तो यहाँ पर ही देखने की कोशिश कीजिएगा, मिटाते हैं इसको। देखिए पहले देख लीजिए कि ये दो प्रकार के होता है। आपको बताएं कि परावर्तक सतह दो प्रकार के होता है, एक नियमित और एक अनियमित। देख लीजिए, नियमित उसे कहेंगे जो क्या हुआ कि परावर्तक सतह से टकराकर एक दिशा में जाएगा, क्या ऐसे आया और एक ऐसे जाएगा, एक दिशा में जाएगा, तो ये नियमित रूप से जा रहा है प्रकाश की किरणें, तो इसको कहेंगे नियमित परावर्तक सतह। और अनियमित में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, आएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं लग रहा है। तो नियमित रूप से उसे कहेंगे जिसमें एक डायरेक्शन हो प्रकाश की किरणें की, टकराकर एक डायरेक्शन में जाए। और ये अनियमित रूप से क्या कि कोई डायरेक्शन इसका नहीं आया जिस प्रकार टकराकर जा सकता है, इसका कोई अनियमित नहीं है। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पहला नियमित रूप परावर्तक सतह और दूसरा अनियमित परावर्तक सतह। अब यहाँ पर देखते हैं कि विचलन कोण क्या है, तो ये समझिएगा विचलन कोण। तो विचलन कोण आपको समझ में आएगा प्रकाश का परावर्तन में ही। तो देखिएगा ठीक से यहाँ पर, जब आपको हम बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन में यही ना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरणें आया था, परावर्तक सतह से टकराया था और अपने ही माध्यम में लौट गया था। और यही जो घटना हुआ था वही हम बोले थे कि प्रकाश का परावर्तन है। और ये क्या हुआ था कि ये जो आने वाली किरण थी उसका नाम क्या हम लोग धर दिए थे, आपतित किरण। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विचलन कोण उसे ही कहेंगे, तो विचलन कोण कहीं अलग से नहीं आएगा, आपतित किरण को ही ना, कि आपतित किरण के बढ़ा देंगे भाग को ना, और परावर्तन कोण आप ये आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से जो ये कोण बना ना मेरे प्यारे बच्चे, ये कोण यही विचलन कोण हो गया। विचलन कोण का डिफिनेशन एकदम सिंपल है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को किस चीज से सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो डेल से करते हैं। अब डेल का एक मान होता है, देख लीजिए यहाँ पर डेल का मान होता है 180 माइनस 2i होता है। अब पूछेगा कि i क्या है, तो i है जो आपतन कोण है। उसी टाइम हम बताए थे आपको कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसका नाम होता है आपतन कोण, जिसको स्मॉल i से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल r से सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका विचलन कोण। अब देखिए प्रतिबिंब क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक टॉपिक आपको हम क्या बताए थे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, एमवीबीआई है, जो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर ना इस समझ में तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, इसका अलग बना देंगे एक वीडियो। अब देखिए सेकंड टॉपिक आपका है प्रकाश का परावर्तन, जो एमवीबीआई टॉपिक है, जहां से एकदम एग्जाम में छपने वाला ये सब टॉपिक है। अब थर्ड आपका विचलन कोण हम आपको बताएं, जो आपको एकदम पूर्ण रूप से याद रखना है। यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है प्रतिबिंब, जो कि एग्जाम के पैटर्न से एकदम एमवीबीआई क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, एकदम आराम से सुनिएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। एक बार ठीक से और सुनिए, जब प्रकाश की किरणें मेरे प्यारे बच्चों परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को कहते हैं
प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो वास्तविक रूप से बनना, और काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो काल्पनिक रूप से बनता है। ऐसे भी बोल सकते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा प्रतिबिंब कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो वास्तव रूप से बनता हो, यानी कि वास्तविक घटांश से बनता हो, और काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो काल्पनिक रूप से बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए दर्पण, कुछ कुछ टॉपिक एमवीवीआई जो आपको हम बार बार कहने जा रहे हैं। किरण पुंज, इधर आपका प्रकाश का परिवर्तन और प्रतिबिंब, उसके बाद ये एक दर्पण आएगा जो बहुत एमवीवीआई चैप्टर है। उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जो कि आपको बनाना है और बताना है कहां पर दिक्कत है। अब देखिए कि दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण ठीक से सुनिएगा। दर्पण उस सतह को कहते हैं, वैसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का प्रतिपादन करता हो। जो प्रकाश के नियम के प्रकाश के परिवर्तन का नियम का प्रतिपादन करता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के, समतल और गोलीय। अब देखिए कि गोलीय भी दो प्रकार के हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण उस सतह को कहते हैं जो चिकना चमकीला हो और जिसका एक सतह आवश्यक ही रंगा हो, उसे कहेंगे दर्पण। अब दर्पण दो प्रकार की, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब मेरे प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण भी दो प्रकार की होती है, अवतल और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर समझिएगा समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो समतल दर्पण उसे कहेंगे, तो समतल सतह को ही क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जिसमें क्या हुआ कि जितना दूरी पर वस्तु खड़ा रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। अगर 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की 10 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा। तो वैसा को क्या कहेंगे, दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण, तो ये गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, धंसा हुआ होता है। क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो याद रखिएगा अवतल से क्या होगा कि अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसका परावर्तक सतह होगा क्या कि उभरा हुआ होगा। इसका नाम से ही इसका डिफिनेशन निकल जाता है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका क्या हुआ कि उभरा धंसा हुआ परावर्तक सतह होगा, और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। तो ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुछ टॉपिक का हम नाम लिखते हैं जो कि एग्जाम में वो क्वेश्चन छपेगा। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं, और वो जो जो क्वेश्चन आपको लिखवाते हैं वो कंप्लीटेड कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक में से। ये टॉपिक क्लियर कराने का बहुत जरूरी था कि जब तक आपको टॉपिक नहीं क्लियर करा हुआ रहेगा तो हम सिर्फ क्वेश्चन लिख देंगे तो उससे क्या हुआ कि आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसको मिटाते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। पहले आपको बनाना है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको करना है किरण पुंज किसे कहते हैं। उसके बाद टॉपिक आपको कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों की प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना है कि दर्पण किसे कहते हैं। ये टॉपिक आपको लिखवा रहे हैं MVVI टॉपिक से, जहां से क्वेश्चन एकदम सीधा पूछता है एग्जाम। तो आपको प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, दर्पण किसे कहते हैं, और ये दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो ये आपको HW दिए हैं होमवर्क, जो आपको करना है। वीडियो के लास्ट में रोककर ये सारे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद करना है। ये टेंशन मत लीजिए कि सर आप तो सारे चीजें बोल दिए, हम कॉपी में नोट डाउन करें तो करें कैसे। तो देखिए ये व्यवस्थित रूप से अगर हम सारे क्वेश्चन का एक एक डिफिनेशन लिखकर आपको बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पर लिखना मिटाना आप लोग समझ सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा। लिख तो सकते हैं लेकिन बहुत आपका टाइम लग जाएगा, जिसके कारण आप कुछ अलग सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं उस टाइम में। तो इसीलिए जो आपको हम समझाएं, देखिए साइंस जो समझने की चीज है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसको पूर्ण रूप से शब्दों में व्यतीत आपको करना आता है, आप लिख पाइएगा। तो मेरा मेन मोटो है कि आपको समझाना है, रटवाना नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि इसका क्या होगा कि सारा जो भी आपको आज टॉपिक कराए हैं उस सारे टॉपिक्स का डिफिनेशन लिखकर आपको हम क्या करेंगे कि ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस का जो है ज्ञान सागर, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के अगर ऐप पर आप जाइएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री में आपको नोट्स, ये जो क्लासेस हुआ जिसका नोट्स फ्री में आपको वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आपको वो वहां से मिल जाएगा, और जो क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल रहा है, और इस ऐप पर भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है क्लासेस, जो इसमें सारे सब्जेक्ट के होंगे। तो ये जो टॉपिक आपका है 4 को एकदम अच्छी रूप से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और हमको लगता है कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको त्रुटि लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि ये टॉपिक में हमको दिक्कत है, उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगले क्लास में।